गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बताने जा रहा हूँ फिजिक्स का जो चैप्टर है, पहला जो क्लास 10th का है, भारतीय भवन का। तो उसी के आपको जितना टॉपिक है उसमें दिया है, उसी के बारे में हम आपको टोटल डिस्कशन करेंगे और आपको बताएंगे। देखिए, सब लोग जानते हैं, लिखवाते भी हैं और ज़्यादातर कॉपी देखते हैं, स्टूडेंट जो है कॉपी ज़्यादातर भर लेते हैं। तो हम लोग जो हमारा टॉपिक भी रहेगा और जो हमारा नज़रिया रहेगा वो केवल बच्चों को समझाने के लिए रहेगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसको समझ सके, न कि उसको रट सके। केवल कॉपी में लिखना नहीं है बल्कि उसको समझना है, ठीक है। तो हमारा पर्पज यही रहेगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा समझे और समझना है कि कोशिश भी करें, ठीक है। तो हम आपको जो आज पढ़ाने जा रहे हैं वो हमारा है प्रकाश का परावर्तन, जो फर्स्ट लेसन है। तो प्रकाश का परावर्तन में जो हम यहाँ पर टॉपिक आपको कुछ लिख दिए, प्रकाश, प्रदीप्त या दीप्तिमान, अप्रदीप्त अदीप्तमान, या किरण, किरणपुंज, पारदर्शी, प्रभासी और अपारदर्शी। पहले हम इतने टॉपिक को कवर करेंगे, उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक आएगा, जितने भी टॉपिक है हम उसको बहुत ही सहज से बताएंगे और बहुत ही बढ़िया से। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ, हम आपको ले चलते हैं, ठीक है। तो हमारा जो है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन सबसे पहले हमारा आता है कि प्रकाश, सबसे पहले प्रकाश है क्या। तो सबसे पहले हमारा यही रहेगा कि प्रकाश। तो हमारा फर्स्ट है प्रकाश। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश वह कारक है, क्या है? वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। क्या है? तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यानी किसी भी वस्तु को देखने के लिए, चाहे भैया भाभी या फिर कोई भी हो, उनको देखने के लिए प्रकाश की उपस्थिति जरूरी है, या किसी भी चीज को। तो प्रकाश क्या है? तो प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। इसको लिखने की कोशिश मत कीजिएगा, आमतौर पर सभी लोग जानते हैं कि हम किसी भी वस्तु को प्रकाश की सहायता से ही देख पाते हैं। तो आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश कीजिएगा। कोई पूछे परिभाषा तो उसको उत्तर देने की कोई जरूरत नहीं, आप लोग समझिए कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। या फिर ये भी हम कह सकते हैं कि प्रकाश वो एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है। कैसे? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा भी है। तो जानते हैं कि हम लोग धूप में बैठते हैं तो हमें विटामिन भी मिलता है, यानी विटामिन डी मिलता है, जो एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे बॉडी को, यानी हमारे हड्डियों को मजबूत भी करता है, ठीक है। या फिर हम ये कर सकते हैं कि सेल आप लोग जानते हैं, यानी बैटरी में जो सेल लगता है, जो लाइट में जो सेल लगता है, लाइट में जो बैटरी लगता है, तो उसको उसमें कुछ न कुछ रासायनिक ऊर्जा रहती है और उससे हम लोग लाइट को जलाते हैं। यानी जब उसमें से रोशनी निकलता है तो उसका जो बैटरी में जो चार्ज होता है, यानी जो ऊर्जा रहती है, वो खत्म हो जाता है। तो लाइट, यानी लाइट के माध्यम से वो ऊर्जा निकल जाती है। यानी जो हमारा लाइट है वो क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा ही है, ठीक है। क्योंकि ये जो हमारा रासायनिक ऊर्जा है वो प्रकाश ऊर्जा में उसको कन्वर्ट कर दे रहा है। यानी क्या है लाइट? तो हमारा लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है। आप लोग किसी भी तरह से समझिए कि लाइट वह कारक है, यानी प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। या फिर ये समझिए कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। तो ऊर्जा भी आपको समझ में आए, ऊर्जा क्या है? तो थोड़ा सा एनर्जी का मतलब, यानी ऊर्जा का मतलब, यानी बॉडी में ऊर्जा नहीं रहेगा तो कोई कार्य नहीं होगा। तो प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है। तो हम लोग दो बातों को जान चुके कि लाइट क्या है, तो एक ऊर्जा भी है और लाइट एक भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट, यानी प्रदीप्त या दीप्तिमान। तो प्रदीप्त, ये दोनों एक ही बात है, प्रदीप्त लिखिए या दीप्तिमान। तो प्रदीप्त या दीप्तिमान क्या है? तो वैसा स्रोत या वैसी वस्तु जिससे रोशनी निकलती हो, यानी जिससे लाइट निकलता हो, ठीक है। तो वैसे ही पदार्थ को या वैसी वस्तु को हम क्या कहते हैं? दीप्तिमान। यानी जो जिसमें से लाइट निकले, यानी जिसमें से लाइट निकलता है, उसको कहते हैं क्या? प्रदीप्त या दीप्तिमान। ये एकदम आसान सी भाषा है। जैसे नागमणि आप लोग देखते हैं, उसमें से लाइट निकलता है, उसमें स्वयं प्रकाश होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? दीप्तिमान या प्रदीप्त, ठीक है। तारे में भी प्रकाश होते हैं, तो क्या है? दीप्तिमान या प्रदीप्तिमान, ठीक है। उसको प्रदीप्त कहिए या दीप्तिमान कहिए, ठीक है। ये दोनों टॉपिक आपको समझ में आ गए। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है अप्रदीप्त या अदीप्तिमान। तो वैसा वस्तु या वैसा चीज जिससे रोशनी नहीं निकलता हो, उसको क्या बोलते हैं? अप्रदीप्त या अदीप्तिमान। इसको ज्यादा से ज्यादा समझिए, लिखने की कोशिश मत कीजिएगा। हमारा बहुत ही सरल है, प्रदीप्त या दीप्तिमान क्या? जिससे लाइट निकलता हो, जिससे लाइट निकलता हो।
यानी जिससे प्रकाश निकलता हो। तो आप लोग समझिए क्या क्या चीज से लाइट निकलता है। यानी जो होता है मणि एक प्रकार का, हम लोग सुने कि नागमणि में लाइट होता है, फिल्मों में देखे तो उसको समझ लीजिए। या सूर्य जो है हमारा क्या है, प्रदीप्त है, या फिर तारे जो है प्रदीप्त है, उसमें से लाइट निकलता है। ठीक है। या अब देखिए अप्रदीप्त या अदीप्त, मानी ये बहुत ही सिंपल है, इसको ये समझिए जिसमें से लाइट नहीं निकलता है। ठीक है। यानी जिसके पास खुद की रोशनी नहीं है या जिसमें से लाइट नहीं निकलता है उसको क्या बोलते हैं, अप्रदीप्त या अदीप्तमान। ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है किरण। किरण क्या है, तो किरण यानी वैसी रेखा जिसमें एक एरो का चिन्ह दिया हो। क्या है, तो वैसी रेखा, जैसे एक प्रकार की ये लाइन है, इसमें एक तरफ इस तरफ या एक ही तरफ एरो का चिन्ह दिया हो, या तो इस तरफ एरो का चिन्ह दिया हो या फिर एक इस तरफ एरो का चिन्ह दिया हो। ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, किरण। ठीक है। जो देखिए किरण हमको कैसे है, तो ये हमारा क्या है, रेखा है। रेखा को अगर बीच में से इस पॉइंट से काट लिया जाए तो हमारा इस तरह मिलेगा। यहां से काट लिया जाए तो ये हमारा हो गया क्या, तो रेखाखंड। ये हमारा क्या हो गया, रेखा। ये हमारा रेखाखंड, इसमें ये पॉइंट निहित होता है। और जो ये बच गया इधर से मेटका दीजिए, यानी ऐसा मिल जाएगा आपको। तो ये हमारा क्या हो गया, किरण। ये हमारा क्या है, तो रेखा। ये हमारा क्या है, तो रेखाखंड, रेखाखंड। और ये हमारा क्या है, तो किरण। ये तीनों बातों ध्यान में रखिएगा। ठीक है। हम ज्यादातर किरण का उपयोग करेंगे कि एक तरफ यानी एक एरो का चिन्ह रहेगा उसमें, उसको क्या बोलते हैं, किरण। एक ही तरफ रहेगा इसका मुंह, तो उसको क्या बोलते हैं, किरण। किरण पुंज। अब हमारा जो अगला टॉपिक है किरण पुंज। किरण पुंज क्या है, तो किरणों का समूह, बहुत सारे किरणों को मिला दीजिए तो क्या बन गया, किरण पुंज। क्या, पुंज। किरण यानी बहुत सारे किरणों को मिलाने से क्या बनेगा, पुंज। पुंज आप लोग सुने होंगे, बिहारी भाषा में पुंज को कहा जाता है, तो जाओ पुगला के पुंज लगा दो। बोलता है सब कि पुगला के, पुगला यानी उसको क्या बोलते हैं, पुगला के पुंज लगा दो, उसी को बोलते हैं पुंज। यानी बहुत सारे किरणों का जो पुंज होता है उसी को बोलते हैं किरण, किरण पुंज। ठीक है। किरणों का पुंज यानी किरण पुंज। तो किरण पुंज क्या है, यानी बहुत सारे किरणों का पुंज को किरण पुंज कहते हैं, यानी किरणों के समूह को। तो जो हमारा किरण यानी यही किरण है, ये किरण का बहुत सारे किरण मिल जाएंगे तो एक पुंज बन जाएगा जिसको किरण पुंज कहेंगे। ठीक है। यानी फिर से समझिए, यानी बहुत सारे किरण है, ये हमारा किरण है, एक ये किरण है, एक ये किरण है, ये बहुत सारे किरणों को मिला दीजिए, गोटा कर दीजिए। तो गोटा करने पर बहुत सारे किरण हो जाएंगे, तो उन सभी को मिला करके क्या कहेंगे, किरण पुंज। ठीक है। तो किरणों के समूह को, यानी बहुत सारे किरणों के समूह को क्या बोलेंगे, किरण पुंज। यानी ये बहुत दिन से, बहुत पीछे से भी आ रहा है ये भाषा, पूंज लगा दो, पूंज लगा दो, किसी का पूंज लगा दो, आग लगा दो पूंज में। तो अब लोग बहुत सुने भी होंगे कि पूंज में आग लगा दो। यानी पूंज क्या, तो पुआल का पूंज या किसी चीज का पूंज। तो यहाँ किरण का पूंज है, यानी बहुत सारे किरणों को मिलाकर पूंज बनाया गया है। ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी कि किरण पुंज किसे कहा जाता है। तो किरणों के समूह को, यानी बहुत सारे किरणों को मिलाकर, यानी किरणों के समूह को, ग्रुप को क्या बोलते हैं, किरण पुंज। ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी। तो पारदर्शी क्या होता है, देखिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत छोटा छोटा टॉपिक है। जिस बात को आप लोग नहीं समझ पाएंगे हम उसको समझाएंगे लिख करके। ये बहुत ही आसान है, तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग एक बार इसको रिपीट कीजिएगा, तुरंत आप लोगों को समझ में आ जाए कि ये हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, पारदर्शी। पारदर्शी यानी पार, यानी पार हो जा, पारदर्शी यानी आर पार देख लो। ठीक है। तो वैसा वस्तु या वैसा चीज जिससे क्या, तो प्रकाश क्या हो जाए, आर पार हो जाए। क्या हो जाए, आर पार, यानी आर पार हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, पारदर्शी। ठीक है। तो वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश क्या हो, आर पार हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, पारदर्शी। ठीक है। पारभासी, पारभासी पहले अपारदर्शी समझ लीजिए। अपारदर्शी यानी वैसा क्या, वैसा वस्तु या वैसा चीज जिससे प्रकाश पार न कर सके। ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, अपारदर्शी। जिससे प्रकाश पार हो जाए उसे पारदर्शी, जिससे प्रकाश पार न हो पाए उसको अपारदर्शी। अब बोल रहे हैं कि कंफ्यूज मत होइएगा, यानी वैसा वस्तु, वैसा चीज जिससे प्रकाश आसानी से पार कर जाए। जैसे क्या, चश्मा ले लीजिए। चश्मा आप लोग देखते हैं तो उसमें प्रकाश आर पार चला जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, चश्मे को पारदर्शी बोलेंगे। ठीक है।
अपारदर्शी। अब यहाँ पर एक कॉपी ले लीजिए, लाइट आ रहा है, इसको कर दीजिए हेलो हम पर लाइट मत पड़ो, तो लाइट आप नहीं पड़ेगा तो उसको पार करके थोड़ी आएगा। तो वो हमारा जो किताब लिए है उसको क्या बोलेंगे, अपारदर्शी पदार्थ। ठीक है, तो पारदर्शी यानी जिससे प्रकाश आसानी से पार करके चला जाए, अपारदर्शी जिससे प्रकाश न जा पाए। ठीक है, तो ये बातें समझ में आ गई। अब हो गया हमारा जो पारभासी जो टॉपिक है। पारभासी यानी वैसा चीज जिससे पदार्थ ज्यादा नहीं, ना ही ज्यादा ना ही कम, यानी थोड़ा पार कर जाए और थोड़ा ना पार कर जाए। ठीक है, यानी वैसा चीज जिससे प्रकाश थोड़ा बहुत पार कर जाए और थोड़ा बहुत पार न कर पाए। तो वैसा कौन सा चीज है, तो जैसे मान लीजिए बहुत ऐसा चीज है, जैसे कोई कपड़ा ले लीजिए ब्लैक टाइप का, तो पूरा ब्लैक ना हो, उसमें झिली झिली टाइप का हो, उसमें छिद्र हो, तो पूरा पार नहीं कर, कुछ ही उसमें से किरण चली जाएगी या कुछ उधरेगा वापस लौट के चली जाएगी। ठीक है, तो कुछ वापस लौट के चले जाएगी और कुछ पार कर जाएगी, तो वैसे चीज को क्या बोलते हैं, परभासी। ठीक है, यानी जिससे प्रकाश जाए लेकिन सब नहीं जाए, कुछ जाए कुछ न जाए, तो उस वैसे पदार्थ को क्या बोलते हैं, पारभासी। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी। पारदर्शी यानी जिस वस्तु से प्रकाश आसानी से पार हो जाए, अपारदर्शी जिसे प्रकाश क्या हो, पार न कर पाए। यानी कोई भी चीज लीजिए उसे, जिससे कोई चीज लीजिए जिसे प्रकाश पार न कर पाए, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे। पारभासी यानी कोई वैसा चीज, वैसी वस्तु, वैसा कोई पदार्थ जिसे प्रकाश जाए लेकिन सब न जाए, कुछ तो चला जाए कुछ न चला जाए। कोई ऐसा चीज लीजिए जो मच्छरदानी जैसा हो, जिससे कुछ तो चला जाएगा और कुछ नहीं जा पाएगा। जैसे कोई चीज या ब्लैक टाइप का हम बता दिए, या फिर किसी भी टाइप का ले लीजिए जिससे प्रकाश कुछ पार करके चला जाएगा और कुछ न चला जाएगा। आप लोग बहुत एक शॉर्ट पैंट पहनते होंगे जो काफी पतला होता है, तो वैसे झाकेंगे तो मालूम चल जाए कुछ तो प्रकाश पार करके चला जाता है लेकिन कुछ नहीं जा पाता है। ठीक है, तो वैसा चीज जिससे प्रकाश थोड़ा सा पार करके चला जाए और थोड़ा सा न पार कर सके, तो वैसे पदार्थ को क्या बोलते हैं, पारभासी। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो अब हम आपको बताते हैं प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, ये टॉपिक आप लोगों को समझाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, प्रकाश का परावर्तन, क्योंकि इन्हीं टॉपिक के माध्यम से आप लोग आगे जान पाएंगे। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो प्रकाश का एक ही माध्यम में, ध्यान रखिएगा कि कोई एक ही माध्यम में दो माध्यम न बन पाए। यानी प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो प्रकाश का किसी वस्तु से टकरा कर फिर अपने ही माध्यम में वापस लौटने की प्रक्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। समझिए, फिर से समझिए। ठीक है, यानी प्रकाश का, ठीक है, यहाँ क्या लगा दिए हैं, ये पारदर्शी पदार्थ नहीं है, ये अपारदर्शी पदार्थ है, अपारदर्शी। ठीक है, अपारदर्शी पदार्थ है। पारदर्शी लगाएंगे तो वापस थोड़ी आ पाएगा, ये तो जो चला जाएगा उधरे प्रकाश। तो परावर्तन का मतलब होता है वापस लौटकर आए, परावर्तन मतलब लौटकर आना। ठीक है, तो मान लीजिए इधर से प्रकाश गया, ये कोई माध्यम है, क्या है, तो प्रकाश यानी किरणों के समूह को तो बोला जाता है किरणपुंज, या किरणपुंज को तो प्रकाश बोला जाता है। तो प्रकाश इधर से यानी किरण उसमें से निकला। ठीक है, और ये हमारा कोई माध्यम है। ठीक है, हम इसको घेर देते हैं, ये कोई माध्यम है। तो इस माध्यम में यानी हमारा ये किरण गया, और फिर ये कौन सा पदार्थ है, तो अपारदर्शी, तो इसको पार करके नहीं जा पाएगा। ठीक है, वापस लौटेगा, यानी ये टकरा कर फिर से वापस आ जाएगा। तो किसी किरण को यानी किसी प्रकाश को किसी अपारदर्शी चीज से टकरा कर वापस लौटने की जो प्रक्रिया होती है, वापस लौटना, क्या बोलता है, प्रकाश का परावर्तन। फिर से समझिए इसको, देखिए लिखने की, अगर देखिए आप लोग लिखना चाहते हैं तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको भी लिख सकते हैं, अगर समझ गए तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो किसी प्रकाश को किसी अपारदर्शी पदार्थ से टकराकर वापस लौटने को या वापस लौटने की प्रक्रिया, दोनों बोल सकते हैं, क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन। तो ये हमारा कौन सा है, ये हमारा अपारदर्शी पदार्थ है। तो प्रकाश का किसी अपारदर्शी पदार्थ से टकराकर वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब ये माध्यम एक ही है, माध्यम ध्यान में रखिए कि माध्यम दो न हो,
अब ये मान लीजिए जल में गया, इधर लौटा, कुछ मान लीजिए शराब में लौट कर चला आया या किसी और माध्यम में, तो वो प्रकाश का परावर्तन नहीं कहलाएगा, वो चला जाएगा किसमें, अपवर्तन में चला जाएगा। ठीक है, तो क्या बोला जाएगा, ये क्या बोला जाएगा, तो प्रकाश का किसी, जिसको लिखना है इसको लिख भी सकते हैं, यानी प्रकाश का किसी एक ही माध्यम में, क्या, तो एक ही माध्यम में, ये कोई एक ही माध्यम है। ठीक है, तो प्रकाश का किसी एक ही माध्यम में किसी अपारदर्शी पदार्थ से टकराकर वापस लौटना क्या बोला जाता है, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो चलिए अब हमारा जो अगला टॉपिक है उसको देखेंगे और अच्छे से देखेंगे, क्योंकि जो हम आपको थोड़ी देर पहले बताए किरण पुंज, तो उस किरण पुंज के 3 भाग होते हैं। ठीक है, तो किरण पुंज के 3 भाग होते हैं, पहला अपसारी किरण पुंज, दूसरा अभिसारी किरण पुंज और तीसरा हमारा है समांतर किरण पुंज। ठीक है, तो ये किरण पुंज आपको बताएं कि क्या है, तो किरणों का क्या है, समूह, यानी बहुत सारे किरणों का क्या है, समूह, ग्रुप, यानी बहुत सारे किरणों के पुंज यानी ग्रुप को क्या बोलते हैं, किरण पुंज। ठीक है, तो ये कितने प्रकार के होते हैं हमारे, तो पहला 3 प्रकार के, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। ठीक है, तो अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, आपको लिखने का बड़ा शौक होगा, तो आप लोग समझिए कि ये बोल क्या रहा है। ठीक है, तो वैसा किरण पुंज, यानी हम आपको दिखा देते हैं कि अपसारी किरण पुंज किसे बोलेंगे। ठीक है, तो वैसा किरण पुंज जिसमें, यानी वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश एक बिंदु स्रोत से निकलकर चारों तरफ चला जाता हो। ठीक है, यानी वैसा किरण पुंज, यानी किरणों के बहुत पुंज है यानी समूह है, उसमें प्रकाश क्या होता है, एक निकलता है, यानी प्रकाश, वैसा किरण पुंज जिसमें किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश निकलता हो। ठीक है, ये बहुत सारे, ये देखिए ये हमारा बिंदु स्रोत है, इसमें बहुत सारे ये और भी बहुत सारे किरण पुंज होंगे, मान लीजिए कि ये है। ठीक है, एक ये है और एक ये है, इतने सारे किरण पुंज है। तो वैसा किरण पुंज, यानी देखिए ये किरणों के समूह हो गया। ठीक है, ये किरणों का क्या हो गया, समूह, कितने हैं किरण, तो 6 किरण है, तो ये किरणों का समूह हो गया। तो वैसा किरण पुंज जिसमें किसी बिंदु स्रोत से किरण निकलकर बाहर चली जाती होगी। ठीक है, बाहर चली जाती है, चित्रा जाती है, तो वैसा किरण पुंज जिसमें किसी बिंदु स्रोत से किरण निकलकर बाहर चली जाती है। ठीक है, अपसारी किरण पुंज आप लोग, उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे, यानी देखिए फिर से समझिए कि ये एक कोई बिंदु है, इसमें से बहुत सारे किरण निकलकर बाहर चली जाती है। ठीक है, तो इन सभी किरणों को मिलाकर क्या बोलेंगे, अपसारी किरण पुंज, यानी एक बिंदु स्रोत है और इससे सारी किरणें निकलकर बाहर चली जाती है। ठीक है, तो इन सारी किरणों को मिलाकर के क्या बोलेंगे, अपसारी किरण पुंज। ठीक है, तो वैसा किरण पुंज जिसमें किसी बिंदु स्रोत से निकलकर सारी किरणें बाहर चली जाती होगी। उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे, यानी ये बिंदु स्रोत से क्या सारी किरणें बाहर निकल जाती हो, तो इन सारी किरणों को न मिलाकर बोलते हैं किरण पुंज। तो अब सारी किरण पुंज यानी वैसा किरण पुंज जिसमें किसी बिंदु स्रोत से बाहर निकलकर सारी किरणें बाहर चली जाती है। ठीक है, अब देखिए अभिसारी किरण पुंज, यानी किरणों के बहुत समूह। ठीक है, तो वैसा किरण पुंज, देखिए ये किरण आ रही है, तो वैसा किरण पुंज, ठीक है, वैसा किरण पुंज जिसमें किसी बिंदु स्रोत, ये देखिए किसी बिंदु पर, वैसा किरण पुंज जिसमें किरणें, ये सारी किरणें किसी बिंदु स्रोत पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। देखिए इन सारी किरणों को मिलाकर ही तो किरण पुंज बोलते हैं ना, तो इसमें कोई बिंदु है, इसमें ये सारी किरणें आकर उस बिंदु पर मिल जाती है, तो उस किरण, उन सारी किरणों के पुंज को क्या बोलते हैं, अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे, यानी वैसा किरण पुंज जिसमें किसी बिंदु पर सारी किरणें आकर क्या होती है, मिल जाती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, देखिए ये हमारा बिंदु है, इस बिंदु पर ये सारी किरणें आकर मिल रही है, इस बिंदु पर क्या ये सारी किरणें आकर मिल रही है, तो इन सारी किरणों का जो समूह क्या कहलाएगा, अभिसारी किरण पुंज।
कोई बोले कि किसे कहते हैं, तो वैसा किरण पुंज जिसमें किसी बिंदु पर, यानी वैसा किरण पुंज जिसमें सारी किरणें किसी बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, क्योंकि इस पर सारी किरणें क्या होगी, आकर मिल रही है। ठीक है, तो वैसे किरण पुंज को क्या बोलेंगे, अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, अब देखिए समांतर किरण पुंज, यानी किरण पुंज बहुत है उसमें किरण, तो समांतर में क्या होगा, तो ये सारी किरणें क्या है, एक दूसरे के समानांतर है। क्या है, एक दूसरे के समानांतर है। तो वैसा किरण पुंज जिसमें ये सारी किरणें क्या हो, एक दूसरे के समानांतर हो। तो वैसा किरण पुंज जिसमें किरणें क्या हो, एक दूसरे के समानांतर हो, तो उन किरणों के समूह को समांतर किरण पुंज कहा जाएगा। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं, अब मेरी बात को समझिए, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इस बात को दोबारा सुनिए कि हम क्या बोल रहे हैं, और इसको सोचिए कि हाँ ये क्या बोल रहे हैं। ठीक है, ये नहीं कि सुन लिया और इधर छोड़ दिए, तो वो आपको समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, तो समांतर किरण पुंज ये बहुत सारे किरण पुंज है, और इन सारी किरण क्या है, एक दूसरे के समानांतर है, तो इनको मिला करके, सारी किरणों को मिला करके तो किरण पुंज बोला जाता है ना। तो जब एक दूसरे के समानांतर हो, यानी किरण पुंज एक दूसरे के समानांतर, सारी किरणें एक दूसरे क्या हो, समानांतर हो, तो सारी किरणों के समूह को समानांतर किरण पुंज कहा जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, तो किरण पुंज का हमारा कितना भाग हुआ, 3। पहला अपसारी, दूसरा अभिसारी और तीसरा समांतर किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज आप लोग उम्मीद है समझ रहे होंगे, यानी वैसा किरण पुंज जिसमें किसी बिंदु स्रोत से सारी किरणें बाहर निकलकर चली जाती है। ठीक है, अभिसारी किरण पुंज यानी वैसा किरण पुंज जिसमें सारी किरणें किसी बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, समांतर किरण पुंज यानी वैसा किरण पुंज जिसमें जो किरणें हो एक दूसरे के समानांतर हो, तो उन किरणों के समूह को समानांतर किरण पुंज कहा जाएगा। ठीक है, यानी ये सारी किरणों जो है एक दूसरे के ग्रुप में है, लेकिन कोई किसी बिंदु से निकल रहा है, कोई किसी बिंदु पर आकर मिल रहा है, कोई एक दूसरे के समानांतर है। तो जब निकल रहा है किसी बिंदु से, यानी बहुत सारी किरणें किसी बिंदु से निकल रही है, तो अपसारी हो गया। अब बहुत सारी किरणें किसी बिंदु पर मिल रही है, तो अभिसारी हो गया। अब बहुत सारी किरणें एक दूसरे के समानांतर हैं, तो उसको समानांतर किरण पुंज कहा जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रकीर्णन। इसको ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश कीजिएगा कि हम बोल क्या रहे हैं। लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग जब भी हाई लेवल में जाएंगे पढ़ने के लिए तो आपको समझने की जरूरत पड़ेगी, न कि लिखने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा समझे, न कि लिखे। और हम भी लिखने पर जोर नहीं देते हैं, केवल समझने पर जोर देते हैं। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा समझे। और किसी हमारे भाई को लिखना हो तो इन सारी बातों को लिख भी सकता है। ठीक है, क्योंकि हम नहीं लिख रहे हैं तो हमारे वीडियो को पॉज करके लिख सकता है। ठीक है, प्रकीर्णन स्कैटरिंग क्या कहलाता है। ठीक है, प्रकीर्णन यानी प्रकाश का किसी, देखिए पहले ये समझ लिया, वायुमंडल में बहुत सारे धूल कण है, बहुत सारे धूल कण आप लोग देखे भी होंगे। जब गर्मी हो या ठंडी हो, जब लाइट पाते हैं तो आपको बहुत सारे धूल कण दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, तो जब प्रकाश उन्हीं धूल कणों पर पड़ता है, यानी सूर्य से आते हुए प्रकाश जब, या कोई लाइट बड़ा वो प्रकाश, कोई भी प्रकाश हो, जब ये धूल कण पर पड़ता है तो क्या होता है, उस पर पड़कर छितरा जाता है, यानी बिखर जाता है। तो क्या, यानी किसी प्रकाश को किसी धूल कण पर पड़कर बिखरना क्या कहलाता है, स्कैटरिंग यानी प्रकीर्णन कहलाता है। ठीक है, यानी प्रकाश का किसी धूल कण पर पड़ना और बिखर जाना स्कैटरिंग कहलाता है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फिर से देखिए, प्रकीर्णन किसे कहते हैं, स्कैटरिंग किसे कहते हैं। तो प्रकाश का किसी धूल कण पर पड़कर क्या हो जाना, छितरा जाना या बिखर जाना, क्या बोला जाता है, स्कैटरिंग। बिखर जाना स्कैटरिंग कहलाता है। ठीक है, तो चलिए अब हमारा जो स्कैटरिंग है यानी प्रकीर्णन वो हो चुका है। यानी प्रकीर्णन किसे कहा जाता है, यानी प्रकाश को, यानी जो धूल कण है वायुमंडल में, तो प्रकाश का उन धूल कणों पर पड़कर छितराना या बिखर जाना क्या कहलाता है, स्कैटरिंग यानी प्रकीर्णन कहलाता है। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे आपतित किरण। तो आपतित किरण क्या है, तो चलिए आपतित किरण के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, सतह है। ठीक है, समतल सतह है, और ये हमारा
जो लाइट ये आ रहा है, ठीक है, जो लाइट आ रहा है, ये लाइट आकर ये सतह पर पड़ गया, ठीक है, तो जो आएगा और पड़ेगा यानी जो आ रहा है उसी को बोलेंगे क्या, आपतित किरण। क्या कहेंगे, आपतित किरण, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, आपतित किरण, ठीक है। यानी इस सतह पर जो लाइट आकर पड़ जाएगा, ठीक है, जो पड़ रहा है उसको बोलेंगे आपतित किरण, ठीक है। और देखिए ये पड़ने के बाद कुछ, चूंकि ये क्या है, तो एक समतल सतह है और ये कैसा है, तो अपारदर्शी है, तो अपारदर्शी है तो इसको तो पार करके जाएगा नहीं, ये क्या होगा, ये रिटर्न चला जाएगा, यानी इधर चला जाएगा, ठीक है। तो जब ये इधर चला जाएगा तो जो इधर चला गया ना, इस पर पढ़ के ये इधर चला गया यानी फिर से रिटर्न चला गया, तो उसको बोलेंगे क्या, तो परावर्तित किरण, ठीक है। क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। यानी जो हमारा लाइट पहले पड़ेगा सतह पर, तो हमारा क्या है, जो लाइट पड़ रहा है वो आपतित है, और जो रिटर्न हो रहा है यानी ये रिटर्न हो रहा है, तो जो रिटर्न होगा यानी जो वापस चला जाएगा उसको क्या बोलेंगे, परावर्तित, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारा, ये हमारा दो क्या है, तो पहला आपतित किरण हो गया हमारा, ठीक है। तो आपतित किरण यानी किसी समतल सतह पर पड़ने वाली किरण, यानी किसी समतल सतह पर पड़ने वाली जो किरण है उसको क्या बोला जाता है, आपतित किरण, ठीक है। यानी किसी समतल सतह, ये सतह कैसा है, तो अपारदर्शी है, तो किसी, देखिए लिखने के लिए किस तरह लिखिएगा, किसी अपारदर्शी सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण, ठीक है। और जो रिटर्न होती है यानी जो समतल सतह पर पड़कर रिटर्न होती है उसको क्या बोलेंगे, तो परावर्तित किरण। ये केवल समझने वाली बात है, लिखने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है, आप लोग केवल इसको समझे। वैसे भी कोई पूछेगा कि आपतित किरण क्या है, तो बोल देना जो सतह पर पड़ती है, यानी किसी सतह पर पड़ने वाली जो किरण होती है वो आपतित होती है, जो रिटर्न जाती है वो क्या होती है, परावर्तित होती है। समझने वाला आदमी समझ जाएगा कि हाँ आदमी पढ़ा लिखा है, नहीं तो वो खुद ही मखलूल हो गया, ठीक है। तो हमारा आपतित किरण हो गया, और परावर्तित किरण क्या है ये भी बता दिए, जो रिटर्न जाएंगे। हमारा 2 पॉइंट हो गया, ठीक है, आपतित किरण और दूसरा परावर्तित किरण, ठीक है। अब बीच में बचा क्या, तो आपतन बिंदु। आपतन बिंदु किसे कहा जाएगा, तो आपतन बिंदु जिस बिंदु पर, देखिए ये आपतित किरण, ये आपतित किरण जो है ये आ रही है और इसको पड़ रही है, ठीक है, आपतित हो रही है, और ये रिटर्न भी हो रही है, यानी जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है तथा जिस बिंदु से परावर्तित किरण निकलती है उस बिंदु को क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। कोई पूछेगा तो बोल दीजिएगा कि जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है उस बिंदु को क्या बोला जाता है, तो आपतन बिंदु, ठीक है। यानी जिस बिंदु पर, इस बिंदु पर पड़ रही है, देख रहे हैं कि आप लोग, इस बिंदु पर क्या आपतन, ये आपतित किरण पड़ रही है तो इसको क्या बोला जाएगा, इस बिंदु को आपतन बिंदु। और यहाँ से निकल भी तो रही है परावर्तित किरण, ठीक है। यानी जिस बिंदु पर आपतन बिंदु, आपतित किरण पड़ती है, जिस बिंदु पर जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है या जिस बिंदु से परावर्तित किरण निकलती है उसको क्या बोला जाएगा, आपतन बिंदु बोला जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, एकदम सिंपल है। अभिलंब किसको कहा जाएगा, तो ये आपतन बिंदु पर एक लंब डाल दीजिए। लंब यानी क्या क्या है, तो 90 डिग्री का, ठीक है। लंब यानी कहने का मतलब, लंब का स्पष्ट नाम ही होता है कि एक परपेंडिकुलर डाल दीजिए जो 90 डिग्री का एंगल बनाए इस सतह से, ठीक है। जो इस सतह से कितना डिग्री का एंगल बनाए, तो 90 डिग्री के, यानी आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को क्या बोला जाएगा, तो अभिलंब बोला जाएगा, ठीक है। आपतन बिंदु, ये आपतन बिंदु है, इस पर खींचे गए जो ये लंब है, ये लंब है, खड़ा डाल दीजिएगा तो वो लंब हो जाएगा, यानी सीधे एकदम एकदम घाचाक से सीधा डाल दीजिए, यानी जो परपेंडिकुलर होगा उसको क्या बोला जाएगा, तो उसी को अभिलंब कहा जाएगा, ठीक है। तो आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को क्या बोला जाएगा, अभिलंब। क्या, तो अभिलंब किसे कहा जाएगा, तो आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहा जाएगा, ठीक है। तो ये जो सतह है इससे 90 डिग्री का एंगल हमारा बनाया गया। केवल समझना है, लिखना है तो इसी बात को लिख भी सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, अभिलंब, ठीक है। ये समतल सतह पर यानी आपतन बिंदु पर कितना डिग्री का, 90 डिग्री का सीधे लंब खींच दिया जाएगा, ठीक है। लंब का अर्थ ही होता है 90 डिग्री का खींचा हुआ, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब हमारा क्या है, आपतन कोण। तो आपतन कोण किसे कहा जाएगा, तो जो अभिलंब जो खींचे उसके, और ये हमारा आपतित किरण है, ठीक है। ये हमारा आपतित किरण, आपतित किरण और ये अभिलंब का जो बीच का कोण होता है,
ये कुछ एंगल देख रहे हैं, एंगल यानी कुछ मुड़ा हुआ, एंगल यानी कोण, तो कोण का यानी ये जो कोण होता है, ठीक है, ये कोण कुछ मुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो जो मुड़ा थोड़ा सा भी जहां भी मुड़ा हो वहां क्या एंगल बनता है, थोड़ा सा कोण बनता है, कुछ डिग्री पर कोण बनता है, ठीक है। तो ये जो आपतित किरण है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोला जाएगा, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोला जाएगा, तो आपतन कोण। क्या बोला जाएगा, आपतन कोण। तो इस कोण को क्या कहेंगे, आपतन कोण, ठीक है। इस कोण को क्या बोला जाएगा, तो आपतन कोण, आपतन कोण। आपतन कोण किसे कहा जाएगा, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण। ये आपतित किरण है क्योंकि ये पड़ रही है, और ये अभिलंब है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोला जाएगा, तो आपतन कोण, ठीक है। परावर्तन कोण, तो ये परावर्तित किरण है, लिख भी दिए हैं ये परावर्तित किरण है, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोला जाएगा, तो परावर्तन कोण, ठीक है। परावर्तन कोण देखिए बहुत ही छोटा छोटा टॉपिक है, आपको केवल इसको समझना है, लिखना बिल्कुल नहीं है। ये समझकर जिस भी भाई को ये गजन हो, यानी जिसको समझ में ना वो एक कॉपी ले ले, उस पर सतह बनाए, या आपतित किरण है, या विलंब है, परावर्तित, सब इसी बात को लिख ले। केवल रटने से नहीं होगा, आप टॉपिक इस तरह सजा दीजिए, किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, याद किसे कहते हैं नहीं, केवल ये टॉपिक इस तरह लिख लेना है कॉपी में। और जब भी कोई पूछे, यानी जब भी आपके दिमाग में रिवाइज करना है, यानी कैसे होगा, तो क्या स्कैटरिंग प्रकीर्णन ध्यान में आ जाएगा कि स्कैटरिंग यानी प्रकीर्णन किसे कहते हैं। तो प्रकाश का किसी क्या धूल कण पर पड़कर छितराना या क्या हो जाना, बहुत छितरा जाना, ठीक है, क्या बोला जाए, बिखर जाना, प्रकीर्णन कहलाता है। आपतित किरण यानी किसी समतल सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या बोला जाता है, आपतित किरण, तथा उस समतल सतह को उस बिंदु से रिटर्न होने वाली किरण को परावर्तित किरण कहा जाता है। ये हो गया हमारा आपतन बिंदु, ठीक है। तो आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती है आपतन बिंदु, और ये अभिलंब हो गया, यानी आपतन बिंदु पर खींचे गए क्या लंब को अभिलंब कहते हैं, ठीक है। और ये हो गया हमारा आपतन कोण, यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण। और ये हो गया परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण। हमारा इसमें टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब जो हमारा नेक्स्ट क्या है, तो प्रकाश का परावर्तन के नियम। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं ये आपको बता चुके हैं, यानी प्रकाश जब किसी क्या, देखिए ये किसी अपारदर्शी समतल सतह पर, सतह कैसा भी हो, या रूखर भी हो सकता है, यानी या फिर समतल भी हो सकता है। तो प्रकाश का किसी सतह पर पड़कर वापस लौटना, प्रकाश का किसी सतह पर पड़कर वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के जो दो नियम है वो क्या है, क्योंकि ये पहले बताने का अर्थ यही है कि आप लोग जो नियम है उसको नहीं जान पाएंगे। पहले नियम भी बता सकते थे, लेकिन ये बताना बहुत जरूरी था, तो पहले आप जान गए। अब हम लोग जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या है। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, अब दोनों नियम आपको हम बताते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि प्रकाश के जो परावर्तन के दो नियम है वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, और दोनों नियम बहुत ही आसान है। देखिए जितने टॉपिक हम लोग समझ रहे हैं, या जितने टॉपिक हम आपको बता रहे हैं, वो एक दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, न कि लिखने के लिए, क्योंकि आप लिखेंगे याद करेंगे और जब अगले क्लास में जाएंगे तो वो आपको याद नहीं रहेगा। 1 या 2 साल में वो सारे भूल जाएंगे आप, ठीक है। तो उसको ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो अब जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक पर आते हैं, यानी प्रकाश का परावर्तन के जो दो नियम है वो कौन कौन से। तो सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो किसी प्रकाश का एक ही माध्यम में, माध्यम एक ही रहना चाहिए, यानी किसी प्रकाश का एक ही माध्यम में किसी अपारदर्शी पदार्थ से टकराकर वापस लौटना क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, 2 नियम, कौन कौन से है उसको देखते हैं, ठीक है। तो पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। देखिए आपतन बिंदु पर डाला गया लंब यानी अभिलंब जो हम लोग डालते हैं वो तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में। तल के कहने का मतलब एक ही बिंदु पर, ठीक है। तल का यहाँ मतलब क्या हो गया, यहाँ जो अक्सर नहीं समझ में आता है तल, ये कहने का मतलब हो गया तीनों एक ही बिंदु में स्थित होते हैं, एक ही जगह पर, ठीक है। तीनों एक ही जगह पर या एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, ठीक है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही
बिंदु पर कहिए या तल में स्थित होते हैं। देखिए कैसे, तो ये हमारा हो गया अपारदर्शी सतह, ठीक है। ये हमारा आया आपतित किरण और ये रिटर्न हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, परावर्तित किरण। तो आपतन बिंदु पर डाला गया ये जो ये हो गया हमारा अभिलंब, यानी ये आपतन बिंदु और इस पर लंब, ठीक है। ये आपतन बिंदु और ये हमारा हो गया लंब, ठीक है। और ये परावर्तित किरण, ठीक है। तो ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों क्या होते हैं, एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। देखिए तीनों एक ही बिंदु पर स्थित हैं, तीनों एक ही बिंदु का है या तीनों एक ही तल का है, बात बराबर ही है, ठीक है। तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण जो ये जा रही है, ठीक है, इस पर टकरा करके आपतन में जा रही है, और ये अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर स्थित है। तो वही पहला नियम बोलता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। देखिए एक ही तल में स्थित है, तो हमारा पहला नियम ये है, ठीक है। और दूसरा नियम बोलता है कि आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी जब किसी अपारदर्शी, क्या है ये, अपारदर्शी, जब किसी अपारदर्शी पदार्थ से टकराकर कोई किरण वापस लौट जाए तो उनके द्वारा बनाया गया आपतन कोण और परावर्तन कोण। तो आपतन कोण किसे कहते हैं, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच, ये हमारा अभिलंब है तो इसके बीच का कोण ये है, ठीक है। और हमारा जो परावर्तन कोण है तो ये हो गया हमारा परावर्तन कोण और ये अभिलंब। तो परावर्तन कोण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। ये हमारा आपतन कोण, ये हमारा परावर्तन कोण, ठीक है। तो यहाँ मान लेते हैं, जैसे आपतित किरण को इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है। और परावर्तित किरणों को इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्टिव रे। तो रिफ्लेक्टिव रे, तो ये इंसिडेंट रे को हम लोग लिख सकते हैं आई से, ठीक है, आई, और रिफ्लेक्टिव रे को लिख सकते हैं आर से, ठीक है। तो हमारा कोण हो गया ये आई और ये आर। तो कहने का मतलब कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो माना कि ये क्या, आपतन कोण क्या है हमारा आई और ये परावर्तन कोण क्या है, तो आर है। तो दूसरा जो नियम है बोलता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, ठीक है। तो आपतन कोण मतलब आई, यानी आई कोण आई बराबर कोण आर, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण, तो आपतन कोण हमारा आई है और परावर्तन कोण हमारा आर है, तो दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसीलिए लिख देते कोण आई बराबर कोण आर। तो फर्स्ट नियम बोलता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तो तल का मतलब उस बिंदु पर स्थित होते हैं। तो पहला नियम हमारा यही बोलता है। और दूसरा क्या बोलता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण को इंसिडेंट रे बोलते हैं, तो एंगल को आई से डिनोट करेंगे, और जो परावर्तित किरण है उसको रिफ्लेक्टिव रे कहते हैं, तो इंग्लिश में स्मॉल आर से परावर्तन कोण को डिनोट करेंगे, ठीक है। तो इसलिए कोण आई बराबर कोण आर लिख दिए, ठीक है, क्योंकि दोनों का एंगल एक दूसरे के बराबर होता है, तो उसको लिख दिए। अब देखिए जब ये कोण बराबर हो गया तो ये भी तो कोण बराबर हो गया, ये भी कोण बराबर ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये समतल सतह है, ठीक है। समतल सतह में अगर ये कोण बराबर हो गया तो ये भी कोण बराबर ही निकलेगा, ठीक है। हम इसको क्योंकि पढ़ना नहीं है लेकिन आपको बताते चलते हैं। तो हम लोग बहुत ऐसे टॉपिक देख लिए हैं, तो हम लोग जितने भी टॉपिक देखे उन सबको एक बार रिवीजन करते हैं। तो क्या क्या होता है, तो ये देखिए, ये सतह होता है अपारदर्शी, ये आपतन बिंदु, और ये देखिए आपतित किरण, ये अभिलंब, और ये परावर्तित किरण, ये आपतन कोण परावर्तन कोण, ठीक है। और जो ये सतह होता है ना, ये सतह, इसको कहते हैं परावर्तक सतह। यानी आपतित किरण जिस सतह से टकरा कर वापस लौटती है उस सतह को क्या बोलते हैं, ये सतह जो है ये क्या है, परावर्तक सतह है, ठीक है, परावर्तक सतह, क्योंकि इसी से टकरा कर क्या हो, परावर्तित हो रही है। तो ये अपारदर्शी है लेकिन कौन सा सतह है, परावर्तक सतह है, ठीक है। तो हम देखते हैं, बहुत ऐसे हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे प्रतिबिंब के बारे में।
तो प्रतिबिंब यानी कैसे होता है और क्यों होता है उसके बारे में समझेंगे और जानेंगे। देखिए आपको अगर एक बार में इस सारे टॉपिक जो दिए हैं कि इसको समझिए जो भी है, तो उसको एक बार और देखिएगा। अगर एक बार में समझ में ना आए तो एक बार और देखिए। लिखने की, अगर आपको लिखना है तो लिखने की भी कोशिश कीजिएगा। अगर देखिए लिखने से ज्यादा इंपोर्टेंट है समझना, तो समझने की कोशिश कीजिएगा कि हम क्या आपको बताएं, ठीक है। जितने समझाए हैं आपको समझने की जरूरत है, ना कि लिखने की। कोई पूछेगा तो जरूरी नहीं कि उन सारे सवालों का जवाब दे दे। हम जानते हैं, हम समझे हैं, और लड़के यही कहते हैं ज्यादा रट लेते हैं। तो रटना नहीं है, केवल समझना है। समझिए और वो आपके साथ मरणोपरांत तक रहेगा, ठीक है। ठीक है, तो हम आपको अब अगले वीडियो में बताएंगे प्रतिबिंब के बारे में, यानी इमेज के बारे में कौन कैसा बनेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।